We are honored to have Mr. Baleshwar Tyagi sir with us today. We are extremely happy to welcome you sir. वैसे तो त्यागी सर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, पर फिर भी मैं उनके जीवन की कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूंगी। त्यागी सर का जन्म बसंतपुर सेतली नामक गांव में एक आर्य समाजी कृषक परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने आगे का अध्ययन मोदी नगर गाजियाबाद से किया। छात्र जीवन से ही इनकी रुचि वाद विवाद व भाषण जैसी गतिविधियों में रही। छात्र जीवन से ही यह राजनीति में सक्रिय रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सचिव के नाते छात्र संगठन में काम किया व वकालत की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात गाजियाबाद के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए। इसके पश्चात राजनीति की मुख्य धारा में गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 बार विधायक रहे। 2 कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे। राज्य मंत्री रहने के नाते पंचायत राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में किए गए आपके सारे कार्य सराहनीय हैं। आज देश में स्कूल चलो अभियान की जो गूंज सुनाई देती है, उसका आरंभ आपके द्वारा ही किया गया था, जिसको राष्ट्रीय ख्याति मिली। Thank you so much, sir, for sparing your valuable time to join us today. I would like to call our manager, sir, over here to welcome our chief guest. श्रीमान बालेश्वर त्यागी जी, प्यारे बच्चों, ये आपका सौभाग्य है कि आपने युवा सांसद का विद्यालय में आयोजन किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा रही और इससे भी अच्छा कि एक बहुत अनुशासित और एक ईमानदार और चरित्रवान ऐसे मंत्री विधायक जो अपने जीवन में रहे और हमारे गाजियाबाद के स्थानीय प्रतिनिधि रहे, श्रीमान बालेश्वर त्यागी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने भी कार्यक्रम की सराहना की है। तो निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति सुंदर है, परंतु जो हमारा संविधान है उसके प्रियम्बल्स हमारे व्यवहार में, चाहे हम छात्र हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, वो परिलक्षित रहने ही चाहिए। वह है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मिलजुल कर काम करने की भावना, सबको साथ लेकर चलने की भावना, देश के, समाज के और विश्व के विकास के साथ कल्याण की भावना, ये हमारे मन में बनी रहे और हम सब मिलकर अच्छे भावों और विचारों के साथ अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुंदर योजनाएं बनाएं और आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए इस कार्यक्रम पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्री परिषद के नवनियुक्त सदस्यों का परिचय कराना चाहता हूं। श्री अंशिका श्रीवास्तव, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री नमन सिंह, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। धन्यवाद। राज्य सरकारों ने उन्हें मैंने भी सराहा है। सरकार एक चपरासी से लेकर लास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तक से मिलकर एक सरकार बनती है। एंड आई मस्ट से दैट दिस क्राइसिस शुडंट बी पॉलिटिसाइज्ड। पीपल्स कमिटमेंट एंड गवर्नमेंट गाइडेंस कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थर्ड वे। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम कहां हैं उसका पता तब चलता है हम कल कहां थे। माननीय सदस्य जब कहते हैं ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये कब करोगे, ये कौन करेगा, जब मैं सुनता हूं तो कई लोगों को लगता हुआ कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता आप आलोचना करते हैं। मुझे तो खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं। आपको भी पता है कि करेगा तो यही करेगा और मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं। इसलिए मैं इन बातों को आलोचना नहीं मानता, मार्गदर्शक मानता हूं, प्रेरणा मानता हूं और आपकी इन सारे विचारों का स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के उपयोग में लाया गया। क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? पहली लहर के दौरान
देश जब लॉकडाउन का पालन कर रहा था, WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जो जहां है वहीं रुके। यह संदेश पूरी दुनिया में दिया जाता था। तब अपोजिशन के लोगों ने क्या किया? राज्य के रेलवे स्टेशन पे खड़े रह करके राज्य छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्रमिकों को मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ, जो हम पर बोझ है वो जरा कम करो। तुम उस राज्य के हो, तुम वहां कोरोना फैलाओ। तुम उस राज्य के हो, तुम वहां कोरोना फैलाओ। आपने एक बहुत बड़ा पाप किया। महाअफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया और हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक मुसीबतों में डाल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कई राज्य सरकारों ने तो जीप पर माइक बांध करके गाड़ी झुग्गी झोपड़ियों में घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भाग जाओ, घर जाओ, और जाने के लिए बसें दी। आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों के लिए अनेक मुसीबतें पैदा कर दी। अध्यक्ष जी, अपोजिशन ने कहा भारत को वैक्सीन का निर्यात नहीं करना चाहिए था। अब आप ही बताएं, वैक्सीन की शेल्फ लाइफ होती है 6 महीने की, क्या उसको बर्बाद होने दें? ना तो हम उसका उपयोग करें और ना किसी और को दें, तो वो तो एक्सपायर हो जाएगी। मैंने तो हेल्थ मिनिस्ट्री को ये तक कहा कि अगर कोई डेथ बैकलॉग्स हैं तो वो भी डाल दीजिए, पर मैंने देखा यहाँ कई मान्य सदस्यों ने कहा भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता। आखिर में अध्यक्ष जी बस यही कहूंगा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। ये हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथी ने जो मुद्दा उठाया है वह वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी है। महिलाओं की सुरक्षा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी के समान माना जाता है। हर घर में लड़की पैदा होने पर उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं। फर्श से लेकर अर्श में भी उनके कदमों की छाप मौजूद है। महिलाओं की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है और सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। लड़कियां जब रात को दफ्तर से अकेली आती हैं तो वह घबराती हैं, इसलिए कई दफ्तरों की तरफ से सुरक्षित कैब भेजे जाते हैं और यहाँ तक कि लड़कियां सतर्क भी हो गई हैं। किसी दुर्घटना की संभावना या शंका होने पर वह पुलिस की मदद ले लेती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष में बैठे मेरे साथी ने कहा कि हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए करा ही क्या है। उनकी तसल्ली के लिए मैं बताना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 19 फरवरी 2019 को 3 नई योजनाएं शुरू की। पहली, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। भारत के सभी मोबाइल फोन्स में अब पैनिक बटन होना अनिवार्य होगा। इस बटन को दबाकर महिलाएं तुरंत मदद मांग सकेंगी। इस बटन का उपयोग कर आपका संदेश परिवार या पुलिस तक पहुंचेगा। दूसरी, सुरक्षित महानगर परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराना है। इसके तहत 8 शहरों को चुना गया है। तीसरी, सखी वन स्टॉप सेंटर। यह स्टॉप सेंटर हिंसा प्रभावित महिलाओं को पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता एवं परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवाएं प्रदान कराता है। इन योजनाओं से बहुत सी महिलाओं को सुरक्षा मिली है और हमें यह विश्वास है कि ऐसे ही सुरक्षा मिलती रहेगी। बाकी मैं यही कहना चाहूंगी, नारी मूरत त्याग की, प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। तो मंत्री जी ने बहुत ही बड़ा दिया है, पर मेरा यह मानना है कि ये योजनाएं कारगर नहीं रही हैं। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगी, जैसे कि हर काम की शुरुआत उसकी नींव से की जाती है। जैसे कि हर काम की शुरुआत उसकी नींव से की जाती है, उसी तरह मंत्री जी को भी हमारे शिक्षा संस्थानों से शुरुआत करनी चाहिए।
और बच्चों में ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि महिलाएं सबसे अलग नहीं है। महिलाओं को बराबर का सम्मान और दर्जा देना चाहिए। धन्यवाद। Question number 104, Ms. Priyanka. Respected Speaker, Ministers and all the Parliament members present here, I would like to raise a question towards the Sports Ministry. As we know, our country is the fastest growing population in the world right now, with the majority of youths. But I am concerned about the vast nation with less achievement visible in sports. Only 2% of the total population, I repeat, only 2% of the total population participates in sports. That is why we can see our country at 48th rank in international sports ranking, while second at population ranking. How shameful it is! According to me, the main reason for the less participation are: first, sports persons do not receive financial support from the government when it is required. Second, sports persons do not have constant source of income as workforce population belongs to lower strata. Third, Indian sports staff is often incompetent at some extent. So now I would like to ask the government what are the initiatives and steps taken to encourage youth and prepare them for international and national championship. Thank you. Minister of Sports will answer. Honorable Chairman Ma'am and my fellow members of Parliament, मैं अपने विपक्ष में बैठे साथी को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बना रही है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। Our organization, that is Sports Authority of India, already executes various schemes for the welfare of sports department as well as for sports persons. मेरे विपक्ष में बैठे साथी ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए कोई फंडिंग नहीं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके लिए केंद्र सरकार खास तौर से फंड तैयार है, जिसमें जो भी खिलाड़ी बाहर खेलने जाते हैं यानी कि विदेशों में, और जो भी ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं उसी की फंडिंग इसी से होती है। मैं यह भी बताना चाहूँगी कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड के तहत 200 करोड़ कई राज्यों के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए। And not at all. More steps are taken. First, new coaches are appointed as well as new coaching institutions are opened with minimal fees. Sports quota is also being provided to encourage the youth of the country. Thank you. I guess my fellow members are satisfied with my मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे संसद में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपनी बात रखने के लिए कुछ पल की दरकार करता हूं, क्या मुझे इजाजत है? Yes, continue please. धन्यवाद महोदय जी। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी और उनकी सरकार से पूछना चाहूंगा, क्या उन्हें पता भी है भारत चीनी सीमा पर क्या विवाद हो रहा है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? महोदय जी, चीनी घुसपैठ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गलवान वैली तक चीन की आर्मी घुस आई थी। अगर ऐसा ही रहा महोदय जी, अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चीन लद्दाख पर भी कब्जा कर लेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार 1971 के युद्ध में हमने अपने पड़ोसी देश को कितनी बुरी तरह हराया था, परंतु जब चाइना सीमा पर घुसपैठ करता है तो हम उनसे इतना डरते क्यों हैं, हम उनसे बातचीत की कोशिश क्यों करते हैं? क्या आप भारतीय आर्मी को कम समझ रहे हैं? मैं इन्हें बताना चाहता हूं, आज भारतीय आर्मी विश्व की चौथी सबसे बड़ी सुपर पावर है। प्रधानमंत्री जी को तो बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं। 2015 में महोदय जी, 2015 में प्रधानमंत्री जी तो चाइना तक गए थे ताकि उनके साथ संबंध बना सके, लेकिन अभी तक कुछ हल निकलता नजर नहीं आ रहा है और हमारी मुसीबतें दिन पर दिन और बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है महोदय जी, ये सरकार को हमसे ज्यादा चाइना से संबंध प्यारे हैं। आखिर में मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, के मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, के गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। प्रिय महोदय जी और मेरे प्रिय मित्रगण, पहले तो जैसे मेरे प्रिय मित्र ने सवाल उठाया है उस पर मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि पहला वार हम नहीं करते
कि पहला वार हम नहीं करते, पहले हम समझाते हैं, कि पहला वार हम नहीं करते, पहले हम समझाते हैं, और फिर भी कोई आंख उठाए तो महाकाल बन जाते हैं। इसी के साथ वापस आना चाहूंगा प्रिय मित्र के सवाल पर। जैसा कि उन्होंने चीनी घुसपैठ के ऊपर सवाल उठाया है, तो उसके लिए सरकार ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं। चीन सीमा पर सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के लिए सरकार के इरादे बुलंद है। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर आईटीबीपी की 50 नई पोस्ट बनाने की योजना बनाई गई है। योजनाएं बनाते रहोगी। जी धन्यवाद। तो अब इन्हें बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर 1126 किलोमीटर कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, और जम्मू और कश्मीर के बाद दूसरा सबसे लंबा क्षेत्र है, जिसमें चीनी घुसपैठ को बढ़ती देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के आधुनिकीकरण और बेहतर प्रबंध किए हैं, और इसी को देखते हुए जवानों के पास सारे आधारभूत उपकरणों का प्रबंध भी कराया गया है। हाल ही में आईटीबीपी ने अपने सारे प्रस्ताव पेश किए थे, जिन्हें गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। ये जो नए बॉर्डर पोस्ट हैं, ये सब और भी ऊर्जा से चलने वाले होंगे। यहाँ सिर्फ नियमित आईटीबीपी जवानों की नहीं, बल्कि आपातकाल के समय या छोटे दस्तों को भी ठहराया जा सकेगा। इन सभी पोस्ट पर सैटेलाइट फोन की कनेक्टिविटी भी कराई गई है। इस समय भारत में 3488 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सीमा पर 142 बॉर्डर पोस्ट है, जिनमें से करीब 40 कह रहा हूं मैं, जिनमें से करीब 40 अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार और जवान दोनों ने कमर कस ली है, और आगे आने वाली सभी कठिनाइयों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिर में ऑपोजिशन के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि हमारे प्रिय मित्र ने संबंध के बारे में कुछ कहा था कि ऑपोजिशन को गांठ खोलना आता नहीं है, ऑपोजिशन को गांठ खोलना आता नहीं है, और मस्करी के अलावा इनसे बोला जाता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वह काफी गंभीर विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा देश एक काफी बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। The country is facing demand pull as well as cost push inflation। 2021 से 22 तक हमारे देश का जीडीपी विकास दर बहुत कम है, ये केवल 4% है। मैं फिर दोहराऊंगा, ये केवल 4% है, जो पिछले 4 दशकों में सबसे कम है। ऐसा क्यों? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस सब को नियंत्रित करने के लिए क्या रास्ते अपनाए हैं? मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्र के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि 2021 से 22 में जीडीपी रेट 147.36 लाख करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल 135.36 लाख करोड़ रुपए रह गई थी। लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण और रूस यूक्रेन के जंग के कारण जो कमोडिटी ऑयल में कमी है, उससे हमारी जीडीपी रेट बहुत प्रभावित हुई है। इसके बावजूद हमारा भारत पूरे विश्व में अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ है, और उसकी जीडीपी 8.7% की रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बैंक सीरीज के आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष में बैठे मेरे मित्र बड़े बुद्धिमान हैं, उन्हें हमेशा गिरावट नजर आती है। उन्हें हमेशा प्रश्न लाने की आदत है, उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं लाने की आदत है। तो उनकी मदद करने के लिए मैं अभी कुछ वृद्धि दर के आंकड़े बता रही हूँ। अगर वह चाहे तो एक प्रति पैनलिस्ट से ले सकते हैं। वृद्धि दर के आंकड़े कुछ इस प्रकार: जल, बिजली, परिवहन, वहाँ पर 8.7% की रफ्तार देखी गई है। अगर आपको लगता है कि आपका ज्ञान का सागर कुछ कम है, तो आप पैनलिस्ट से कुछ बोलने लें और उसे भर दें। ठीक है मंत्री जी, लेकिन आपकी सरकार ने गरीबों के भले के लिए कुछ सोचा भी है या नहीं? उनके लिए आपकी सरकार ने कुछ किया भी है कि नहीं? ऊपर से आपकी सरकार ने कई आम इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर भी जीएसटी इतना लगा दिया है कि एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जमीन ही गिर चुका है। आप मुझे बताइए कि आपकी सरकार ने इन गरीबों के लिए क्या किया, साथ ही साथ हमारे देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने के लिए आपकी सरकार कौन से कदम उठा रही है? मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्र को बताना चाहती
आर्थिक समस्या के बारे में तो काफी बात कर ली। अब मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में चारों तरफ बेरोजगारी क्यों है? क्यों आदमी की जेब और रोजगार इतना प्रभावित है? आम आदमी अपनी आजीविका नहीं कर पा रहा है और शिक्षा तो दूर की ही बात है। इसके लिए आपकी सरकार ने मंत्री जी कुछ किया है कि कोई नियम या योजना बनाई है जिससे हमारे देश की जनता को राहत मिल सके और पूंजीपतियों की ताल ठोकना बंद करके सरकार इस ओर भी ध्यान दे सके। मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्र को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं जिससे रोजगार पैदा हो सके, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आदि। और महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ जो उन्होंने अभी पूंजीपतियों के बारे में कहा। पूंजीपतियों की नहीं है ये सरकार, पूंजीपतियों की नहीं है ये सरकार, परिवारवाद की नहीं है ये सरकार। ये सरकार है हर नागरिक की, हर बूढ़े, जवान और लोकतांत्रिक की। धन्यवाद। वाह मंत्री जी वाह, बातें बनाने में तो आप खूब माहिर हो। अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी बोल बच्चन की सरकार कब तक चलाएंगे? केवल कोरी योजनाएं सुनाकर आम आदमी का पेट भरा नहीं जा सकता। लुभावने भाषण और तर्क कुतर्क करके घर बैठी बेटी को विदा नहीं किया जा सकता। अच्छे दिन आएंगे की बीन बजाकर सोई हुई अजगर रूपी अर्थव्यवस्था को जगाया नहीं जा सकता। महोदय जी, मैं विपक्ष में बैठे मित्र को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कुछ समय पूर्व ये इसी कुर्सी में बैठे थे। अब तक की जीडीपी रेट में और अब की जीडीपी रेट में जमीन आसमान का अंतर है। और ये जैसे कहते हैं कि हम आएंगे की बीन बजाते रहते हैं, तो वह हम अच्छे दिन लाएंगे और आप विपक्ष में बैठे देखते रह जाएंगे। हमारी सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई है और ये सारी योजनाओं को निष्पक्ष होकर लागू भी किया गया है। ये हमारी सरकार की जलाई ज्योति है जो हर बेटी अपनी इज्जत के साथ और भारत माता सीमाओं पर डटे सपूतों के साथ आराम से सोती है। याद ना दिलाएं पिछली सरकार की जो भ्रष्टाचार का कालिया नाग बनकर निकल गई अर्थव्यवस्था। ये तो हम है जो आज कृष्ण राज में फिर लाएंगे दूध घी मक्खन सस्ता। अध्यक्ष महोदय, वो मजहब नहीं पहचानता, बस खाना जानता है। वो बताता नहीं किसी को मगर सारा जमाना जानता है। मेरा सवाल यह है, क्या किया है आप लोगों ने उस माँ के लिए जिसकी आंखों में दिखती है लाचारी? क्या किया है आप लोगों ने उन फुटपाथ पर भटकते बच्चों के लिए? क्यों उन बच्चों को खाना नहीं मिलता? क्यों वे बच्चे स्कूल नहीं जाते? क्यों वे रोटी के एक निवाले के लिए तरस रहे हैं? आप लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, परंतु देश का भविष्य तो सड़कों पर भूखा सो रहा है और आप कहते हैं कि इंडिया। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि बच्चों को बचपन और किताबों की उड़ान दे दो, मजदूरी लोग उनके चेहरों पर मुस्कान दे दो, Speaker, I want to tell my friend in the opposition that our government has taken many measures and initiatives for the reduction of child labor in our country. Like the identified children are to be withdrawn from these occupations and then put into the special schools for enabled to be mainstreamed into the formal schooling system. Apart from this, project societies at the district level are fully funded for opening up of the special schools, rehabilitation centers for the rehabilitation of the children in the child labor. Not only this, but also the project society, special schools, rehabilitation centers also provide non-formal bridge education, skilled vocational training, midday meal, stipend ₹150 per child per month, and health care facilities through a doctor appointed for a group of almost 20 schools. Thank you. Data from census 2011, the number of child laborers in India is 10.1 million. There were 16.8 million more children aged 5 to 11 years in child labor in 2020 than in 2016, which was increasing
And new analysis suggests that for the 8.9 million more children will be in child labor by the end of 2022. तो मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि इतनी सारी तरकीबों और उपायों का क्या फायदा? क्या फायदा इतनी सारी तरकीबों और उपायों का जो बाल मजदूरी को कम ही ना कर सके? माना कोरोना के वक्त में लाखों बच्चे अनाथ हुए, लेकिन सरकार ने तो यह कहा था कि वो उन बच्चों को खिलाएगी, पढ़ाएगी। तो मेरा सवाल मंत्री जी से यह है कि यदि सरकार इतना कुछ कर रही है तो बाल मजदूरी क्यों बढ़ रही है? Honorable Speaker, I want to tell my friend in the opposition that as I have already discussed about the measures and initiatives, now I want to tell him that our government has made new amendments to the Child Labour Prohibition Act, which allows the children to work only in the family enterprises, and drop out from the factory, mine and industrial work. A new amendment in this act was also made not for children in the family enterprises, but also for the children in the agriculture and animal rearing. This is done to help the children nurture a spirit of entrepreneurship. These will particularly help the children and their families living at the subsistence level. Rupees 83 lakh collected in the fines has been designated for the rehabilitation of the children living in the child labor, as all the initiatives and measures are in the progress. So we will look to the upcoming data and take the required steps. Thank you. Greetings to Honorable Speaker and all the members of Parliament. Making India digital will improve electronic manufacturing sectors, converting India into a digitally empowered society. Ruling government has started Digital India program. So, what are the objectives taken to achieve it? How we are going to be digitalized? Government is collecting many of the taxes in name of digitalization. Are you spending them or not? And if so, then what are the schemes and action plans taken to make our country digitalized? Respected Speaker, as my friend from the opposition questioned me, I have an answer for her. We have already introduced the Digital India program with the vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge-based on economy by ensuring the digital access. It will help to improve the delivery of services. I repeat, it will help to improve the delivery of services and provide direct delivery benefits to the citizens. It will help people to connect with every town, every village and every citizen of India. Now some programs and schemes are the Aadhaar enabled payment system, the BPO scheme, My Government, Narega, Open Force, etc. Under the BPO promotion schemes, 179 Indian companies have already received the principal approval. Now let me come to the question raised by my opposition about the collection of taxes and their utilization. The money collected on the name of tax is utilized to improve the infrastructure, to provide healthcare services and for the development of rural areas. I hope the opposition is satisfied. Thank you. और संसद में बैठे सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या है शिक्षा? आखिर क्या है शिक्षा? मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज को सीखने की और उसके ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा मनुष्य की सफलता की शानदार कुंजी है। शिक्षा हमें नैतिकता और सदाचारता सिखाती है। हमारी शिक्षा अच्छी होगी तभी हमारा देश शक्तिशाली बन सकेगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भारत को कई लाभ हुए जिसे हम कभी नकार नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कई कमजोरियां भी है। दुनिया में हर चीज को समय समय पर परिवर्तन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर किसी चीज में बदलाव नहीं होगा तो वह चीज इस समय में पुरानी हो जाती है। इसलिए आज के युग में भारत की शिक्षा प्रणाली काफी कमजोर मानी जाती है। इसलिए अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि भारतीय शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मंत्री जी आपने इसमें कोई सुधार नहीं किया। विश्व के विकसित देश अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को हर 2 साल में बदल देते हैं। मैं फिर से कहूंगा, हर 2 साल में बदल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ हमारी शिक्षा को बुरा नहीं कह रहा। मेरा मानना ये है कि हमारे पाठ्यक्रम में कुछ प्रैक्टिकल विषयों को शामिल करना चाहिए जो छात्रों के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं।
हमारे देश में आज भी छात्रों की रटने की क्षमता को सराहा जाता है। 3 घंटे के पेपर में छात्रों की बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाया जाता है, जहां उनकी व्यवहारिक क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं होता। हम छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, ये सोचना होगा। छात्रों की शारीरिक विकास के लिए हमें खेलों को महत्व देना होगा। छात्रों को डिग्रियों के पीछे ना दौड़ाकर उनकी व्यवहारिकता को अपनाना होगा। इसलिए मेरा मानना यह है मंत्री जी कि आपको आपकी सरकार को इस विषय पे ध्यान देना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि अपोजिशन में बैठे मेरे मित्र ने हमारे देश की शिक्षा नीति को लेकर चिंता व्यक्त की है, यह सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्हें भी हमारे देश की शिक्षा नीति को लेकर चिंता है। पर मैं इनको कहना चाहूँगा कि आपको चिंता थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जो काम पिछली सरकारों ने 30 साल में नहीं किया वो हमारी सरकार ने कर दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की नई शिक्षा नीति को लेकर, जिसमें हमने कई नई नीतियाँ और कई पुरानी नीतियों में बदलाव करे। इसमें पहला बदलाव है जो पहले पुरानी शिक्षा नीति में जो 10+2 का पैटर्न था, उसको बदलकर हमने इसको 5+3+3+4 का पैटर्न करा है, जिसके अंतर्गत शुरू के 5 साल में छात्र की स्कूली शिक्षा के साथ साथ उसके नैतिक विकास में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि छात्र 92-99% लाके डिग्रियां तो ले लेते हैं, परंतु उनको काम सही तरीके से कंपनी में जाके सीखना पड़ता है। इसके लिए हर छात्र को 6ठी कक्षा से इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। और ये बात तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक इंटर्नशिप एक छात्र के लिए कितनी फायदेमंद होती है। और 6ठी कक्षा से हर छात्र को कोडिंग सिखाई जाएगी। तो आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि 6ठी कक्षा से इंटर्नशिप और कोडिंग का लाभ उनको भविष्य में कितना आगे ले जा सकता है। परंतु और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि छात्र के विकास के लिए खेल का भी होना बहुत जरूरी है। तो अब से हर स्कूलों में किसी भी 3 खेलों का स्पोर्ट्स का होना अनिवार्य होगा। पर मेरे मित्र को ये सारी बातें जानने का तो समय ही नहीं है। उनको तो विश्व भ्रमण करने से और ट्विटर पे ट्वीट करने से फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा समय निकालिए और अपने घर से बाहर निकल के देखिए आज की बात। और माननीय मंत्री जी, हमारे ट्विटर पे ट्वीट करने से ही आपके आंखें खुलती है और आप हर साल नई योजनाएं बनाते हैं, वरना आपको अपने वोट गिनने से फुर्सत ही कहाँ होती है। अध्यक्ष जी, एक सवाल जो मेरे मन में उठा और मेरे ख्याल से संसद में बैठे सभी सदस्यों के मन में उठा कि आखिर हमारे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेडिकल सीट कम है लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा है। क्या मंत्री जी आपको नहीं पता कि हर साल छात्रों की संख्या बढ़ती है, इसलिए हमें मेडिकल सीट को बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष जी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश में बेरोजगारी दर बहुत बढ़ जाएगा। कई नौजवान अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आखिर मंत्री जी, आपने इस गंभीर विषय पर का कोई समाधान निकाला है या आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को बताना चाहूँगा कि मुझे ये नहीं पता है कि उनको ये सारी खबरें कहाँ से मिलती है। वो जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से तो हर साल हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन रेट कम होता जा रहा है, पर मेरे आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। पिछले सालों में जहाँ नीट की परीक्षा में 13 लाख बच्चे बैठे थे, उसमें से सिर्फ 80,000 बच्चों का सिलेक्शन होता था। क्या ये कोई मजाक है? 80,000 इन 13 लाख का सिर्फ 5% है। और जबकि पिछले तो हमारी सरकार ने तो पहले 52% एडमिशन रेट था, उसको बढ़ा के 56% कर दिया है। इसका परिणाम हमें इसी साल मिला कि जहां नीट की परीक्षा में पूरे 14 लाख बच्चे बैठे, उसमें से तकरीबन 8 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगली बार से जब वो प्रश्न लेकर आए तो जरा अपने आंकड़े थोड़े स्पष्ट करके आए। धन्यवाद। Respected Speaker Ma'am and my fellow members, my question is, why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and medical staff in the district? I would also like to know how the government is going to deal with the situation which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. We have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have proper doctors and medical staff appointed for a few years. In majority of the hospitals, the doctor has gone on a long leave. This is shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach the families in the affected areas? Thank you. Respected Speaker
बैठे अपोजिशन पार्टी से खुद यही पूछना चाहूंगी कि भारत में ऐसे कौन से डॉक्टर्स हैं जो एक साथ लंबी छुट्टी पर जाते हैं या गए हैं। पूरे भारत में 30,000 से भी ज्यादा अस्पताल है, 1.5 लाख डॉक्टर्स अवेलेबल है और तो और 7.5 लाख बेड्स अवेलेबल है। यह आंकड़ा कम नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ये pib.government.in पर अवेलेबल डाटा है। और महोदय आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब बच्चा नीट का एग्जाम क्लियर करके MBBS की तैयारी करता है तो उसको 2 साल गांव में भी सेवा करनी पड़ती है। इसका मतलब गांव में भी डॉक्टर्स की, बेड्स की और अस्पतालों की बिल्कुल कमी नहीं है। रही बात ORS की, ओरल rehydration solution, which is used to treat dehydration caused by diarrhea, which is available at every chemist shop. Thank you. Speaker and my dear fellow members, in Alwar during last week there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is shame that government is not being able to check the situation of simple problems like diarrhea and proclaiming itself to be champion of technology. Now I would call the attention of minister in the charge of health to take immediate measures to control the. There is a serious shortage of the water. Women of my region travel up to 3 or 4 miles to collect water. Now my question is, how many tanks have been put into service and how many ponds and wells have been cleaned and disinfected? Thank you. Honorable Speaker, I will give the answer of this question on the behalf of Health Minister. I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has already taken the steps to control the problem like diarrhea. ORS packets are being distributed, which is a simple and effective way to treat dehydration caused by diarrhea. House-to-house campaigns by the health workers with the help of local residents has been started and distribute the packets of ORS to the children for 2 weeks. Zinc tablets are being provided by the government under the age of 2 to 6 months. The government is trying to prevent diarrhea by providing filtered water in both urban and rural areas. And if we talk about the shortage of water, yes, we are aware that women travel up to 3 to 4 kilometers to collect water from homes. But now, the government has launched multiple schemes and programs. Water tankers have been put into services. The government, the Ministry of Drinking Water and Program has launched the scheme such as Jal Jeevan Mission, Har Ghar Jal, which aims to provide potable water in adequate quantity on both regular and long-term basis to every household. The government has also launched the scheme, the National Rural Drinking Water Program, which aims to provide safe drinking water for cooking and other domestic needs to every household person. Thank you. Thank you.